Good morning, dear student. Today I am going to teach you fourth chapter of civics, directive principles of state policy. Just as you have suggestion for your school administration to improve the functioning of the school, the framer of the Constitution of India prescribes certain guidelines to the future government to ensure the smooth functioning of our country. These guidelines are known as directive principles of state policies. In this chapter we will study them in detail. जैसे आपके पास सजेशंस होते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वैसे ही हमारे जो ये फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसने कुछ गाइडलाइंस बताई है गवर्नमेंट को ताकि उन लोग कंट्री को स्मूथली चला सके। और ये जो गाइडलाइंस है, इसी गाइडलाइंस को कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जिसको हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। When India attained independence, the biggest challenge before the framer of the Constitution of India was to ensure equality and well-being of the all citizens. They had already outlined the fundamental rights of the citizen. जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसके साथ उनको क्या चैलेंज था, जब वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें सबको इक्वल गिने और सबकी भलाई के बारे में सोचे, हर एक सिटीज़न के भलाई के बारे में सोचे और उसको इक्वल गिने। इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स तो बनाई है सिटीजन्स के लिए। However, those could be brought into effect only with the supplementation of appropriate policies. फंडामेंटल राइट्स को तभी सही से फॉलो किया जा सकता है जबकि सही पॉलिसीज़ बने, तभी फंडामेंटल राइट सही से फॉलो होंगे कि नहीं। But it was also not possible to bind the future government with certain predefined policy decision. Thus, they incorporate certain guidelines which could provide the basis of good governance while directing the government through the planning and development process in the country. पर फ्रेमर के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि उन लोग गवर्नमेंट को बाइंड कर दे, मतलब जो बना रहा है उसको तो जो नई चीज़ें बना रहा है, जो गवर्नमेंट को, जो कंट्री को रूल कर रहा है, उसको बांध के रखना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई ताकि जो गवर्नमेंट है उसको फॉलो करे और अच्छे से कंट्री को गवर्न करे, सही से प्लानिंग करे और कंट्री का सही से डेवलपमेंट करे। This guideline thus came to be known as Directive Principle of State Policies, contained in Part 4 of the Constitution of India. इसीलिए इस गाइडलाइन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा गया, जो हमारे पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में मेंशन्ड है। Although these guidelines are not enforceable by law, the government is expected to keep this point in mind while framing the policies. जो प्रिंसिपल्स है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मतलब उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, पर हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट कभी भी कोई भी चीज़ कर रहा है, कोई भी नई पॉलिसी बना रहा है, तो उसको ये गाइडलाइंस ज़रूर फॉलो करनी है और ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें यानी ये गाइडलाइंस जो है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, ये हमेशा ध्यान रखना है। Aims and objectives. The fundamental objectives of the directive principle is to establish a welfare state. It aims at doing so by promoting social, economic and political justice. अभी ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि सबका भला हो, ठीक है, एवरी सिटीज़न है उसका भला हो, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स है। और ये कब कर सकता है, जब सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल जस्टिस वो दे पाए, ठीक है, कहीं पर वो भेदभाव ना करे। मतलब कभी भी कोई भी नई पॉलिसी बन रही है तो वो
सबके बारे में सोचे। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। वो कैसे हो सकता है? जब वो इनइक्वालिटी को दूर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम, और अपॉर्चुनिटी भी, जो पुअर है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी, तब ये हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं कि जब इनकम टैक्स भरना होता है तब स्लैब्स बने हुए हैं। ये क्या है? ये वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट के मेजर्स ही है कि वो इनइक्वालिटी को मिनिमाइज़ कर रहा है। जैसे कि जिसके पास कम पैसे हैं वो कम भरेगा टैक्स, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा टैक्स भरेगा। वैसे ही वो अपॉर्चुनिटी जब देता है तब जो पुअर्स है उनको वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करता है। प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये ऐसे होने चाहिए कि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पॉलिसीज़ ऐसी बने कि कंट्री में शांति बनी रहे, कंट्री सुरक्षित रहे। क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया does not prescribe any classification to the directive principle. However, on the basis of their content, they are classified into economic principle and Gandhian principle. भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कोई क्लासिफिकेशन नहीं की है, पर उसके कंटेंट को के हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्लासीफाई किया गया है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और गांधीयन प्रिंसिपल, ये दो टाइप पे डिवाइड किया गया है। अलॉन्ग विद दी अदर प्रिंसिपल्स एम्ड एट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्डियल रिलेशन विद अदर नेशन। अभी ये प्रिंसिपल का एम क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, उसको कोई हानि ना पहुंचाए। हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, मतलब पहले के ज़माने में जो बने गए मॉन्यूमेंट्स, जैसे ताजमहल है, अगर हम देखेंगे अहमदाबाद का तो सीधी सेठ की जाली है, ये सब क्या है? पुराने मॉन्यूमेंट्स है। उसको प्रिजर्व करना और दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना, ठीक है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स aimed at establishing economic and social justice. They guide the government. इकोनॉमिक प्रिंसिपल का एम क्या है कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस लोगों को प्रोवाइड हो। They guide the government to provide adequate means of livelihood to all the citizens, along with the assistance in the case of unemployment, old age, sickness, and the other case of undeserved want. अभी जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें हमेशा ये ध्यान रखा गया है फॉलो करते वक्त कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको स्पेशल बेनिफिट दिया जाए, ओल्ड एज है, सिकनेस है, ऐसे लोगों को के साथ भी ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाई जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिक्लेयर करती रहती है। ये आप देख सकते हो कि रेलवे जो रिज़र्वेशन है उसमें जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज पीपल्स है, उनकी टिकट्स क्या होती है, उनके रेट्स कम होते हैं, ठीक है। ये सब क्या इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसलिए हमारे फ्रेमर्स जब पॉलिसी बनाते हैं तो ये सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। एंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। अगर वही काम मैन और वुमन कर रहा है तो ये ध्यान रखा जाए कि दोनों को उतनी ही सैलरी मिले, मतलब मैन और वुमेन में भेदभाव ना किया जाए। मेंटेन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क इंक्लूडिंग मैटरनिटी रिलीफ। जो लोग फैक्ट्रीज़ में या ऑफिस में काम करते हैं
उनको सही से फैसिलिटीज़ दी जाए, ठीक है। सही वहीं पर वहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ सही वेंटिलेशन हो, उनको पीने का अच्छा पानी प्रोवाइड हो। अगर और ये भी है कि जो लेडीज़ काम करती है उनको मैटरनिटी रिलीफ मिले, यानी क्या, उनको मैटरनिटी प्रेगनेंसी के टाइम पे लीव मिले, और वो जो सारे मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि उनकी सैलरी कट ना हो, उनको लीव मिले, ये सब उनको प्रोवाइड किया जाए। Prevent the concentration of wealth and exploitation of worker, especially women and children, against work inappropriate for their age and strength. वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब क्या, वो उनसे काम ज़्यादा करवाया जाए और उनको कम पे किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली ये वुमेन्स और चिल्ड्रन के साथ होता है। उनको उनकी एज और स्ट्रेंथ की कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा वर्क दिया जाता है। तो ये सब भी वेट ए मिनट। तो ये इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस वो कैसे प्रोवाइड करेंगे कि लोगों के साथ, मतलब वुमेन्स और चिल्ड्रंस हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, वुमेन्स और चिल्ड्रन को उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम ना दिया जाए। सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिस फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं उनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि उनका भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट हो, उन लोग अपने व्यूज़ रख सके, उन लोग अपनी एडवाइस दे सके। एंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। डिसेंट यानी होता है सेटिस्फैक्ट्री, मतलब हम कह सकते हैं गुड। लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ा दी जाए। वो कैसे हो सकता है? बाय गिविंग देम एप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर देयर वर्क। उनके काम के हिसाब से उनको उनकी सैलरी मिलनी चाहिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। हमने इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स देखे, अभी हम देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स। दिस प्रिंसिपल्स draw inspiration from the socio-economic program of Mahatma Gandhi launched during the freedom struggle of our country। इस प्रिंसिपल को इंस्पिरेशन कैसे मिली है? जब महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई भारत को, तब जो प्रोग्राम्स बनाए थे सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स को देखकर इस प्रिंसिपल को इंस्पिरेशन मिला है, इसलिए उसका नाम हुआ है गांधीयन principles। Establishment of village panchayat as local self-governing bodies। जो विलेज की पंचायत होती है उसको भी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ बना देना चाहिए, मतलब कि जो विलेज की जो गवर्नमेंट्स है, विलेज की जो पंचायत है, वो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होनी, लोकली सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होनी चाहिए। मतलब कि उसको चलाने के लिए जो लोग हैं वो भी कैसे होने चाहिए? गवर्नमेंट से अपॉइंट किए गए, ठीक है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है उसको रूरल एरिया में, रूरल यानी विलेज एरियाज़ में प्रमोट करना चाहिए। ये कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि छोटी इंडस्ट्रीज़ जो है वो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने के लिए उसके ऊपर टैक्स लगाती नहीं है कि नहीं? कि मतलब छोटा मोटा बिजनेस हो, लोग छोटा मोटा बिजनेस करता हो तो उसको टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं। तो ये होता है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 years ऑफ एज। सारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए जब तक वो 14 years के हो।
ये सब कहाँ होता है? गवर्नमेंट स्कूल में। उन लोगों के पास फीस ली नहीं जाती है, 14 ईयर्स तक उनको फ्री पढ़ाया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड वीकर सेक्शन सच एज वुमेन एंड चिल्ड्रन इन दी सोसाइटी। प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो है, ये क्या है? ये वीकर सेक्शन है सोसाइटी के। इन लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि एजुकेशन में या जॉब्स के लिए उनके लिए अलग सीट रिजर्व्स होती है। इवन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस, इवन फॉर वुमेन्स स्पेशल सीट्स आर रिजर्व्ड इन गवर्नमेंट जॉब। ये क्या है कि ये इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इनको जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी को, उनको अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है बाय गवर्नमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर सोशल इंजस्टिस एंड अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। वैसे ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरे बैकवर्ड क्लास है, उन लोगों के साथ अन्याय ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। न्यूट्रिशंस और पब्लिक हेल्थ के लिए हम ये एग्जांपल देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ उन लोग खाना भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका न्यूट्रिशन बने, उनकी हेल्थ अच्छी हो। ये मैंने एग्जांपल दिया कि बताने के लिए कि कैसे जब हमारे फ्रेमर्स फॉलो कर रहे थे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान रख के नई पॉलिसीज़ बनाते हैं। Prohibitions on the consumption of intoxicating drugs and drink injurious to the health। जो चीज़ लोगों के लिए नुकसान कारक हो उसके ऊपर उनको प्रोहिबिशन करना है, उनको रोकना है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो नुकसान कारक होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, ऐसी चीज़ों पर लिखा होता है कि दिस थिंग, फिर वो सिगरेट हो या कोई और चीज़ हो, उस पर लिखा होता है कि दिस इज़ not good for your health, it harms your health। Organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines। एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स को पालना और उसके रिलेटेड बिजनेस करना, इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। अभी हम देखेंगे अदर प्रिंसिपल्स। अदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल includes provision of equal justice and free legal aids to make justice accessible to all citizen। अभी जब अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है अपने न्याय से तो उन लोग पहले हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना। ऐसे कहा जाता है कि जस्टिस जो है वो अगर और उन्हें लग रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है तो वो अपनी बात आगे भी रख सकते हैं। इसका मतलब क्या? सबको इक्वल गिना जाए, सबको न्याय मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट बाय सेफगार्डिंग वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन ऑफ द कंट्री। हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है। वो कैसे हो सकता है? वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करके, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे एनवायरनमेंट, ये सब वाइल्ड लाइफ है, एनवायरनमेंट, ये सब क्या इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे वाइल्ड लाइफ को, वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। मतलब पहले के जो बनाए गए मॉन्यूमेंट्स है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी a set of laws
टू गवर्न पर्सनल मैटर ऑफ सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एस्टेब्लिश होनी चाहिए ताकि पर्सनल मैटर जो सिटीज़न के वो रिलीजियस को इफ़ेक्ट ना हो के उन लोगों को न्याय मिले, कॉमन पीपल को न्याय मिले। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना चाहिए। जैसे कि जो कोर्ट की मैटर्स है वो और मैनेजिंग जो मैटर्स है वो दोनों क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस by maintaining cordial relation with other nation, promotion of respect for international treaties and law, and fostering the settlements of dispute through negotiation। इंटरनेशनल पीस मतलब क्या कि दूसरे देशों के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि ड्यू टू कश्मीर वी डोंट हैव गुड रिलेशन विथ पाकिस्तान, तो इसको सुधारने की भी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ है उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो। ठीक है। प्रमोशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड लॉ, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और लॉ होती है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। मतलब जो इंटरनेशनली लॉज फॉलो होते हैं वो फॉलो होने चाहिए, और जो और कोई डिस्प्यूट है तो उसको हमें हो सके तो बातचीत से, नेगोशिएशन से ही सॉल्व करना चाहिए। लड़ाई के ऊपर सीधा सोल्यूशन लाना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ जो होती है उसको पहले नेगोशिएशन से, मतलब बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, फिर उसके लिए वॉर के बारे में सोचना चाहिए। सो दिस वॉज दी 3 principles Gandhian. Today we have seen the 3 principles: economic principles, Gandhian principles, and other principle. In my next lecture I will begin from the heading implementation of directive principles. Okay बच्चों, take care.